गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आप सभी बच्चों का हर घर पाठशाला में स्वागत है। बच्चों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आज हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी बुक का एग्रीकल्चर चैप्टर। क्योंकि बच्चों ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था, इसलिए हमने इसे पार्ट्स में किया था। इससे पहले हम इसके 3 पार्ट्स कर चुके हैं। आज हम इसका करने जा रहे हैं 4th पार्ट। तो बच्चों, अभी तक हमने जो है इसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा। हमने फूड क्रॉप, नॉन फूड क्रॉप और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। आज हम इसमें देखेंगे लास्ट पार्ट में कि एग्रीकल्चर में कितना बदलाव आना है, हम इसमें कितना बदलाव कर सकते हैं। अगर हम विश्व से कंपैरिजन करें हमारी एग्रीकल्चर का, हमारी कृषि का, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो बच्चों देखिए कि जो है हमारे टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल जो है रिफॉर्म, उसकी क्या समस्याएं हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हमारे इसमें है। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या तो मॉनसून की है कि जो हमारी मैक्सिमम एग्रीकल्चर है वो मॉनसून के ऊपर ही डिपेंड है। इतनी ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटी हमें नहीं मिली है। और हमारे पास जो लैंड होल्डिंग्स है, हमारे पास छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स है, बिखरे हुए खेत हैं, जिसमें कि मशीनों का प्रयोग करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। और जमींदारी प्रथा, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो बच्चों की इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में मतलब संगठनात्मक सुधार क्या हो सकता है सरकार की ओर से। तो सबसे पहले तो प्रोविज़न ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस। आज आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी हमारी क्रॉप्स है जो ख़राब हो जाती है, कभी कई बार बाढ़ आ जाती है उससे ख़राब हो जाती है, या आग लग जाती है उससे ख़राब हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने जो है, जैसे हमारे हेल्थ का इंश्योरेंस होता है वैसे ही क्रॉप का भी इंश्योरेंस करवाया जाता है। अगर वो किसान करवाता है तो उसे जो है अपने जो है फसल की भरपाई हो जाती है। फिर सरकार ने बहुत सारे ग्रामीण बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो गांव में खोल दी है, जिसके द्वारा कि वो अपना लेन देन जो है कृषि प्रोडक्ट्स को आसानी से कर सकता है। और जो बैंक्स जो हैं वो लो रेट पे जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं लोन की। आज जो है कई कोई भी चीज़ है, चाहे वो बीज है, चाहे वो खाद है, चाहे वो कीटनाशक है, उसको लेने के लिए अगर किसान के पास पैसा नहीं है तो वो बैंक से लोन ले सकता है, वो भी बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर। बच्चों, इसके अलावा भी सरकार ने बहुत सारे ऐसे एफर्ट किए हैं जिसके कारण कि हमारी एग्रीकल्चर को और आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड। जैसे बच्चों पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, वैसे ही एक किसान क्रेडिट कार्ड भी जो है गवर्नमेंट ने बनाया है किसानों की फैसिलिटी के लिए। उसके ऊपर हम ट्रेड भी कर सकते हैं और वो बहुत सारे चीज़ों के लिए हमें काम आता है। ये देखिए, ये पिक्चर भी आपके सामने बनी हुई है किसान क्रेडिट कार्ड की। और और क्या किया है, इसके अलावा सरकार ने बुलेटिन्स भी चलाए हैं, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेलीविज़न हो। इन सब में जो है मौसम की जानकारी और रबी की फसल, खरीफ की फसल या जायद की फसल में कौन सी हमें मुख्य फसलें लगानी हैं, कैसे हमने बीमारियों से अपनी फसलों को बचाना है, ये सारे प्रयास जो है सरकार के द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है रेडियो और टीवी में। और इसके अलावा क्या है, सरकार ने जो है अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस रख दिया गया है हर फसल का। कुछ ही फसलें अभी ऐसी बची हैं जिनका एमएसपी डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन अधिकतर फसलें हैं जो ऐसी हैं जिनका कि एमएसपी रख दिया गया है सरकार के द्वारा। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब कि पहले क्या होता था, एमएसपी नहीं होता था तो किसान को जो है, जो बिचौलिए होते थे उनको अपनी फसल को कम रेट में बेच देना पड़ता था। लेकिन अब सरकार रबी का सीज़न हो चाहे खरीफ का सीज़न हो, सीज़न से पहले ही एमएसपी डिसाइड कर देती है और उसी एमएसपी पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो है जो है किसान जो है अपना अनाज जो है वो बेच सकता है, उसे घाटा नहीं होगा। और जो है इससे मिडल मैन की जो है भूमिका, जो बिचौलिए होते थे उनको जो है सरकार ने ख़त्म कर दिया है। अब सीधा सीधा लिंक बना है सरकार का और किसान का, वो आपस में बेच और ख़रीद सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। बच्चों, हमारी बुक में लास्ट में एक टॉपिक आता है भूदान और ग्रामदान का। ये क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने अपने स्पिरिचुअल गुरु जो है वो विनोबा विनोबा भावे जी को अपना स्पिरिचुअल गुरु जो है वो घोषित किया था। तो जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई उसके पश्चात जो है विनोबा भावे जी ने जो है महात्मा गांधी जी के कार्य को आगे बढ़ाते हुए चल पड़े।
तो उन्होंने बहुत सारे गाँव की यात्रा की और लोगों तक जो है महात्मा गांधी जी के संदेशों को पहुंचाया। एक बार जब वो आंध्र प्रदेश में किसी सम्मेलन में बोल रहे थे, तो वहाँ पर बहुत सारे गरीब किसानों ने जो है इनके सामने एक रिक्वेस्ट की कि जो है हमारे पास भूमि नहीं है तो हमें भूमि चाहिए। तो इन्होंने बोला कि मैं जो है सरकार से बात करूँगा भूमिहीनों को भूमि दिलाने के लिए। लेकिन वहीं पर ही उसी गैदरिंग में जो है श्री रामचंद्र रेड्डी जो है एक व्यक्ति जो बैठे हुए थे, बहुत बड़े जमींदार थे, तो वहाँ पर उन्होंने खड़े होकर बोला कि मैं अपनी 80 एकड़ जो ज़मीन है 80 एकड़्स वो 80 लैंडलेस फार्मर को डोनेट करता हूँ। तो ये बहुत अच्छा प्रयास लगा विनोबा भावे जी को, और फिर इसे जो है उन्होंने भूदान का नाम दिया। भू यानी कि ज़मीन, दान यानी कि डिनोट करना, लोगों को देना, तो इसे भूदान कहा। और फिर इसी तरह जब ये पॉपुलर हो गया भूदान, तो बहुत सारे ज़मींदार जो है उन्होंने, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, उन्होंने गांव के गांव दान करने शुरू कर दिए उन लोगों को जिनके पास ज़मीनें नहीं थी। तो यह प्रथा जो है वह कहलाई ग्राम दान। ग्राम यानी कि गांव, दान यानी कि उसको डिनोट करना, उसको देना। ठीक है बच्चों, तो ये है भूदान और ग्रामदान, और इसे आगे बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया विनोबा भावे जी ने हर क्षेत्र में भारत के। तो ये प्रथा जो है भूमि देने की और गाँव को देने की जो है वो चल पड़ी। तो बच्चों, जो हमारी एग्रीकल्चर है इसका जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसमें क्या योगदान है? तो जो कृषि है, जैसे हमारे 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय। जो प्राथमिक व्यवसाय है वो कृषि है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा योगदान है हमारा जो है इंडियन इकोनॉमी में। सबसे पहले तो वो जीडीपी जो है शेयर करती है, जो हमारे भारत की कुल आय है उसमें कृषि भी बहुत ज़्यादा अपना हिस्सा जो है वो शेयर करती है। हालांकि यह द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से कम है, लेकिन फिर भी यह ठीक है और अभी इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ यह बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे रही है कृषि। इसके साथ साथ कृषि से बहुत सारे उद्योग जो हैं इस पर निर्भर हैं। बहुत सारे उद्योगों को जो है कच्चा माल जो है वो कृषि से ही जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं ऑयल इंडस्ट्री है, या हम देख सकते हैं शुगर इंडस्ट्री है। इस तरह से बहुत सारे सूती कपड़ा उद्योग है। इस तरह से बहुत सारे उद्योग हैं जो कि कृषि के ऊपर ही निर्भर करते हैं। हालांकि बच्चों, जो भारतीय कृषि का जो है जीडीपी में शेयर कम है, फिर भी यह लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि यह शेयर जो है वो बढ़े। आइए इस चार्ट में देखते हैं, इस डाटा के माध्यम से। जो 2002 और 7 ईयर था, 10th 5 ईयर प्लान था, इसमें टोटल जीडीपी जो है 7.2 थी, जिसमें एग्रीकल्चर का शेयर जो है सिर्फ 1.7 था। लेकिन 2012 और 17 तक आते आते जो है इसका शेयर जो है टोटल जीडीपी भारत की 9% हो गई, और इसमें एग्रीकल्चर का शेयर जो है 4% जो है वो आका गया। यानी कि कृषि एक बहुत ही मुख्य रोल निभा रही है भारत की कुल आय में। एक डाटा और है बच्चों हमारे पास भारत के फूड ग्रेन्स का, जो भारत की खाद्यान्न फसलें हैं उसमें हम देख सकते हैं इस डाटा में कि 2006 और 7 में जो है भारत के जो है टोटल प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स की वो 201 मिलियन टन्स थी, जो कि 2010 और 11 में बढ़कर 215 हो गई। हालांकि यह बड़ी है लेकिन अभी भी बहुत कम है, इसे और ज़्यादा बढ़ाने की जो है वह आवश्यकता है। अगर आप इसे कंपैरिजन करेंगे इन डाटा को, तो आप देखेंगे कि 2009 और 10 में भी 201 ही थी, मतलब कोई इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। कुछ समस्याएं हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिर भी अभी इसमें और ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। तो बच्चों, जो हमारा प्रोडक्शन है कृषि का वह लगातार जो है पिछले कई वर्षों से कम होता जा रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे सबसे पहला कारण तो है लैंड डिग्रेडेशन, जो है हमारी भूमि जो है उसकी उर्वरता जो है वो लगातार कम होती जा रही है। रिड्यूस वाटर स्टोरेज, कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है वो नीचे और नीचे जाता जा रहा है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर के कारण हम ऐसी फसलों को बो रहे हैं जिसमें अधिक से अधिक पानी की आवश्यकता है, जिसके कारण कि हमारा पानी का स्तर जो है वो नीचे से नीचे जाता जा रहा है। और है
इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी और मार्केटिंग फैसिलिटी। हमारी प्रोडक्शन तो हो जाती है लेकिन स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि बहुत सारे जो गोदाम है वो ओपन में है, वो बारिश के कारण ख़राब हो गए या चूहे वगैरह फसलों को खा गए। इस तरह की जो समस्या हमारे एग्रीकल्चर के साथ बनी हुई है। इसके अलावा हायर द सप्लाई लोअर द डिमांड, जो है हमारी सप्लाई तो जो है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी डिमांड जो है वो बहुत कम है। इससे क्या होता है, जो हमारे पास सेल है उसमें डिस्ट्रेस जो है वो उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे स्मॉल फार्मर हैं उनको जो है फूड सिक्योरिटी कोई नहीं है। अगर उनके पास किसी साल उनकी फसल ख़राब हो जाती है तो वो डेप्ट में चले जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। ये हमारी कुछ समस्याएं थी एग्रीकल्चर की। लास्ट में बच्चों हम कंपैरिजन करेंगे भारत की एग्रीकल्चर का ग्लोबलाइजेशन के साथ, मतलब विश्व के अन्य देशों के साथ। तो हमारी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि सबसे पहली समस्या तो जो हमारा पर हेक्टर प्रोडक्शन है, पर हेक्टर एक खेत की जो प्रोडक्शन है वो बाकी देशों से बहुत ज़्यादा कम है। और इसके अलावा और हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। हमें जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो उनके प्रोडक्ट से मुकाबला कम करता है, क्योंकि जो जैसे राइस, कॉटन, रबर हम यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें वो जो है हमारा जो है प्रोडक्ट जो है वो उनके प्रोडक्ट्स के मुकाबले जो है क्वालिटी में कम है। तो हमने उसकी क्वालिटी में भी सुधार करना है। और ग्लोबलाइजेशन के कारण वैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं या और सुविधाएं हैं जिसका इस्तेमाल करके हम जो है विश्व में भारत के एग्रीकल्चर को जो है अब आगे बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार की नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है भारतीय प्रोडक्ट्स को जो है बढ़ावा देने के लिए अब आह्वान किया है। तो आशा करते हैं कि एग्रीकल्चर भी जो है अब विश्व में एक अपना नाम रखेगी और हमारे प्रोडक्ट्स भी जो है विश्व में जो है वो आसानी से बिक सकेंगे। धन्यवाद।